करें 1973 के आइन। ओके चलिए जी, आइए आप लोग सफ़ा नंबर सफ़ा नंबर 498 रिवीजन प्लान में बिल्कुल शेयर करता हूँ जी आपके साथ। सुबह 8 बजे उठना है, पढ़ना शुरू करना है और रात 2 बजे पढ़ते रहना और फिर सो जाना। ठीक है, बड़ा बेहतरीन कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन प्लान। ठीक है, टैक्स के हवाले से ओके, कोर्स खत्म होता है तो बात करते हैं। सफ़ा नंबर 498। आइए ज़रा न्यूमेरिकल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ, आपकी तवज्जो चाहिए होगी, आप लोगों ने सिर्फ बोर्ड की तरफ देखना है। भाई जब भी सेट का न्यूमेरिकल आएगा ना, आपके सामने जो मैं फॉर्मेट बनाने लगा हूँ ये आपने बना लेना। ठीक होगी बात। सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल का बनाना है चेहरा। पहले सवाल में बंदे का नाम क्या है? ओहो सॉरी, आसिम कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लाया बिल्ली टी। और मेरे ख्याल में यहाँ पे टैक्स पीरियड लिखा नहीं हुआ, हम मान लेते हैं कि ये जुलाई 2024 है। लें जी, ये न्यूमेरिकल का फेस बन गया। ठीक होगी बात। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, उसके बाद हम 3 वर्किंग्स बनाएंगे। पहली वर्किंग होगी इनपुट टैक्स की। क्या होता है इनपुट टैक्स? परचेज या परचेज के ऊपर 18%? पूरी बात किया करें, परचेज का मतलब कुछ और है और परचेज के ऊपर 18% का मतलब कुछ और है। इसका मतलब है कि इस वर्किंग में जो भी आपकी परचेजेस होंगी आपने उन पे 18% लगा के फिर अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, परचेज में और परचेज के ऊपर 18% में फ़र्क है। तो आपने इस वर्किंग में जो भी परचेज होगी उस पर 18% साथ साथ लगाते रहना है। ठीक होगी बात। दूसरी वर्किंग जो कि अभी आपको समझ नहीं आएगी वो है जी अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ये क्यों करनी है वर्किंग? थोड़ा सा अरसा दूसरे सवाल का वेट कर लें, दूसरे सवाल का वेट कर लें, आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। इसमें हम 3 कॉलम्स बनाते हैं। सॉरी सेल्स, इनपुट टैक्स का कॉलम और इनपुट टैक्स का कॉलम। ये क्या बात हुई सर? ये होता है इनपुट टैक्स अदर देन फिक्स्ड एसेट्स। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने अपने बिजनेस के लिए कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा हो और आपने 100 वाला एसेट 118 का खरीदा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो इधर आ जाएगा। और अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है उसके ऊपर अगर आपने कोई इनपुट टैक्स पे किया वो यहाँ पर आ जाएगा। क्यों अलग किया बाद में देखेंगे, लेकिन अलग करना ज़रूरी है। तो 3 कॉलम्स आ जाएंगे और 3 ही रोज आएंगी। एक रो बनेगी टैक्सेबल सेल्स की, एक बनेगी एक्सपोर्ट्स या फिर ज़ीरो रेटेड की, और तीसरी बनेगी एग्जेम्प्ट। ओके, तो 3 बातें हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर इन सब के हम टोटल कर लेंगे। ये हमारी दूसरी वर्किंग है। क्यों बनाते हैं, कैसे बनती है, ये तो अभी देखना है हमने। और तीसरी वर्किंग हमारी बनेगी इसकी, टैक्सेबल सेल्स की। ओके, क्या मतलब है टैक्सेबल सेल्स का? सेल्स इंटू 18% या सिर्फ सेल्स? सर मैंने आउटपुट टैक्स नहीं लिखा हुआ। आउटपुट टैक्स होता तो सेल्स के ऊपर 18% होता, वहां पे परचेज के ऊपर 18% है। वो इनपुट टैक्स है, ये आउटपुट नहीं है, ये सिर्फ सेल्स है, इस पे 18% नहीं लगाना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आपकी याद दहानी के लिए, 18% नहीं लगाना। क्लियर होगी बात? ओके, और इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हो सकता है किसी अनरजिस्टर्ड को सेल कर दी हो सकता है किसी रजिस्टर्ड को सेल कर दी हो। ठीक होगी बात? तो सर जब भी सेल टैक्स का न्यूमेरिकल आएगा हम अपने सामने ये फॉर्मेट सबसे पहले बनाकर रख लेंगे। आपने पेपर में क्या करना है, एक सफ़ा न्यूमेरिकल के चेहरे के लिए छोड़ देना है, एक सफ़ा आपने वर्किंग 1 के लिए छोड़ देना है, और अपॉर्शनमेंट और ये आधे आधे सफ़े पे कर लेनी है। बहुत है इतनी जगह, क्योंकि पहले पूरे सफ़े पे तो इसका नहीं आएगा
आधे सफ़े पे ही आता है, बट स्टिल एक सफ़ा फेस के लिए छोड़ दीजिएगा, एक सफ़ा वर्किंग वन इनपुट टैक्स के लिए छोड़ दीजिएगा, अगले तीसरे सफ़े पे आधे पे अपोर्शनमेंट आ जाएगी और आधे पे टैक्सेबल सेल आ जाएंगी। तो ठीक है, चलें जी। सवाल नंबर 1 में देख के बताइए। सबसे पहले उसने बोला है मिस्टर आसिम इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स एंड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा। सेल ऑफ कार्स टू कस्टमर 6 मिलियन, किस वर्किंग में आना चाहिए? किस वर्किंग में आना चाहिए? वर्किंग 3 में आना चाहिए, सेल है हमारी। अब बताएं रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड? रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड? सवाल खामोश हो रजिस्टर्ड, सवाल खामोश हो तो रजिस्टर्ड। तो हम यहां पे लिखेंगे जी सेल ऑफ कार्स, क्या अमाउंट है जी? 6 मिलियन। ठीक होगी बात, सब अच्छा है, चलें जी। उसके बाद वो नेक्स्ट क्या कहता है जी? कार पुट टू पर्सनल यूज। हाँ जी, ये सेल है कि नहीं है? सेल है। क्यों सेल है? सर अगर एक मैन्युफैक्चरर बंदा गाड़ियां उठा के अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले जाए तो हम उसे क्या कहते हैं जी? हम उसको सप्लाई कहते हैं कि नहीं कहते? एक मैन्युफैक्चरर गाड़ियां उठा के अगर घर ले जाए तो हम उसे सेल कहते हैं। तो सर बस ठीक है, पर्सनल यूज सप्लाई की डेफिनेशन में पढ़ा नहीं था भाई? पढ़ा था ना, सेल है। तो सर ये तो फैसला करना है हमने कि सेल है कि नहीं है। तो सेल है तो टैक्स भी लगेगा। तो मैन्युफैक्चरर अगर गाड़ियां उठा के घर ले जाए, पर्सनल यूज में ले जाए, तो दैट इज सेल, वो सेल है, सेल लिखेंगे आप। आपको कैसे पता मैन्युफैक्चरर है? सवाल की पहली लाइन में लिखा तो हुआ है, तभी कहा था पहली लाइन पढ़ लिया करें। तो सप्लाई की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर चीज़ें उठा के अपने घर ले जाए, पर्सनल यूज में ले आए, तो हम उसको सेल मानेंगे। तो ठीक है, आपने सेल मान लिया उसे। कार्स गिवन इन चैरिटी 16 लाख, क्या करूं? ये भी सेल है, सप्लाई की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, पढ़ा था ना, नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स। तो बस ठीक है जी, कार्स गिवन इन चैरिटी 16 लाख, तो ये भी सेल है, आपने इसको भी सेल में शामिल करना है। बात समझ आती है? कार्स शिफ्टेड फ्रॉम फैक्ट्री फॉर यूज इन एडमिन ऑफिस, क्या ये बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है? कि जो चीज़ें आपने अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस की थी, आपने उनको अपने कारोबार में इस्तेमाल कर दिया, इसको भी सेल माना था सप्लाई में कि नहीं? सर सारा सवाल बदल जाता अगर लिखा होता मिस्टर आसिम इज इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग ऑफ कार्स। अगर ट्रेडिंग लिखा होता ना, तो ना मैं इसको सेल मानता, ना मैं इसको सेल मानता, और ना ही मैं अगली 16 लाख जो कि एडमिन यूज में आई हैं उसको सेल मानता। ये सारा मसला पड़ा ही इस वजह से है कि ये भाई मैन्युफैक्चरर हैं। अगर ये मैन्युफैक्चरर ना होते तो ये सेल ना होती। बस इग्नोर, बताता हूँ, अगले सवाल पे आने दें। जब तक ये 2 सवाल नहीं करेंगे आपको बुखार नहीं उतरेगा। अभी तो आपको बुखार 106 पे चला गया, ऐसे ही है ना? अभी तो समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रही है। तो ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। देन वी हैव परचेज ऑफ गुड्स 4 मिलियन, कहां लिखूं? वर्किंग 1 में। ये रजिस्टर्ड बंदे से आई हैं कि अनरजिस्टर्ड बंदे से आई हैं? सवाल खामोश हो तो रजिस्टर्ड। कितनी वैल्यू है? और सर यहां पे हम परचेज लिखते हैं कि इनपुट टैक्स लिखते हैं? बताइए जी। सॉरी, लें जी, सवाल खत्म हो गया। अब आपकी नजरें बोर्ड पे होंगी। अब क्लोज करें वर्किंग्स को। ये तो टोटल है 7,20,000, और ये कितना टोटल हुआ जी? ये 10 मिलियन। ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये जो 10 मिलियन है ना, ये 10 मिलियन ये आपने उठा के फेंकना है इधर। मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्किंग हो रही है ना, ये असल में इसके लिए हो रही है। ओके होगी बात? अब बड़े काम की बात और बड़े ध्यान से सुने। मुझे बताइए, बड़ा सिंपल सा असूल है टैक्स का, आउटपुट होगा तो इनपुट होगा, आउटपुट नहीं होगा तो इनपुट भी नहीं होगा।
लॉजिकल बात समझ आती है ना। हुकूमत कहती है कि अगर सेल करते हुए आउटपुट टैक्स लगाते हो ना तो अपना इनपुट माइनस कर लो, और अगर सेल करते हुए आउटपुट नहीं लगाते तो इनपुट भी माइनस ना करो। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त असूल है, सिंपल सा असूल है। मुझे बताइए, ये जो मैंने सेल की, क्या इस पर मैंने 18% लगाया होगा? अच्छा, नहीं लगाया तो मैं इसे टैक्सेबल क्यों कह रहा हूँ? बताएं मुझे। लगना है ना, मतलब सेल की होगी, लगाया होगा ना, टैक्स लगाया होगा 18%। इन सारी सेल्स पे 18% हुकूमत को पे करना है ना, मैंने पे करना है, मैंने बिल्कुल पे करना है, तो ये टैक्सेबल है तो ये भी टैक्सेबल, लेकिन 0% टैक्सेबल है। सर ये टैक्सेबल नहीं है, इस पे मैंने कोई आउटपुट टैक्स नहीं लगाया होगा, मानते हैं इस बात को? मानते हैं इस बात को? सर अब वही असूल जरा ज़हन में दौड़ाएं, अगर आउटपुट नहीं है तो इनपुट भी नहीं है, यानी कि इन चीज़ों को बनाने में भी तो कोई परचेज की होगी ना, और उस पर कोई इनपुट दिया होगा। वो कितना है? कितना है बताएं? सवाल में क्यों पता लग रहा है आपको? सवाल में वैसे एग्जेम्प्ट नहीं है, अगले सवाल में आ जाएगी, लेकिन चले मैं मान लेता हूं कि सवाल में वो कह देता कि एग्जेम्प्ट सेल 1 लाख की है, मान लें 2 मिनट के लिए मान लें, तो मुझे बताइए कितना लाख रुपए की एग्जेम्प्ट सेल को करने के लिए मेरी कितनी परचेजेस हैं, बताएं? सर वो इनपुट क्या सारा लाख का है? वो इनपुट सर लाख इसका नहीं है, वो इनपुट तो तीनों का है मेरे भाई। 7,20,000 टैक्सेबल सेल का भी है, ये एक्सपोर्ट्स का भी है, और ये एग्जेम्प्ट का भी है, यानी इकट्ठी परचेजेस की और सब में दे दी। ये वही बात है कि अब्बा जी घर में 5 किलो चिप्स लाया, अम्मी ने सामने डब्बा रखा, लो जी खा लो सारे। अब मुझे ये बताएं, सबने खा लिए, अब उसके बाद बताएं किसने कितना खाया? कर सकेंगे पता? नहीं कर सकते आप पता, पोर्शन करना पड़ेगा। चलो यार, एज की बेस पे पोर्शन कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा होगा उसने सबसे ज़्यादा खाया होगा, जो सबसे छोटा होगा उसने सबसे कम खाया होगा, वेरी सिंपल। और मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है, या तो अम्मी पहले 5 हिस्से बना देती ना सबके, ये लो, तो बात ख़त्म हो जाती, मुझे एज की बेस पे पोर्शन करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन मसला है अम्मी ने अलग अलग नहीं किया, अम्मी ने इकट्ठी दे दी है, इकट्ठी परचेज हो गई। अब क्या करूं? सेल वैल्यू की बेस पे पोर्शन कर दूंगा। अब थोड़ी बहुत समझ आई कि ये वर्किंग बनती क्यों है। सवाल नंबर 2 में मेरे पास एक्सपोर्ट्स भी हैं, एग्जेम्प्ट भी हैं, सारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी बस आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तो ये सवाल तो बिल्कुल सीधा सा होगा, अगला सवाल हमारा जो है ना बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। तो इस सवाल में चूंकि है ही कुछ नहीं, ये भी नहीं है, तो सर अब तो मसला ही हल हो गया। कितनी सेल है जी? टोटल 10 मिलियन। तो इसका मतलब है सारा इनपुट इसी का ही होगा ना, तो आपने इस टोटल को उठा के यहां पे ले आना, और उसके बाद अपोर्शनमेंट करनी है। और अपोर्शनमेंट आपको पता है कैसे होती है? 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियन इंटू 7,20,000। तो चूंकि और कुछ है ही नहीं, 100% यही आ जाएगा और ये 2 0 हो जाएंगे। ओके, आई नो बुखार अभी 105 और 106 के बीच में ही है, ये भी 108 पे भी जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। चले जी, अब क्या करूं? आ जाए जी न्यूमेरिकल के चेहरे पे, हम बनाएंगे आउटपुट टैक्स। टैक्सेबल सेल 10 मिलियन, इस 10 मिलियन पे 18% कितना बनेगा जी? 18 लाख। क्या मैं लेस कर सकता हूं इनपुट टैक्स? वो कितना है जी? जो इसके आगे लिखा होगा हम वो लिखेंगे, 7,20,000। ये वर्किंग 2 से आया करेगा। तो कितना टैक्स पे करना है? ये वो अमाउंट है जो कि मुझे पे करनी है। ये पहला सवाल ख़त्म हुआ, जिससे आपका फॉर्मेट क्लियर हुआ है। अभी वर्किंग्स में थोड़ी सी कन्फ्यूजन बाकी है, वो कन्फ्यूजन सवाल नंबर 2 से पूरी हो जाएगी। नोट करें, फिर हम 2 पे आते हैं। बात करते हैं वर्किंग 1 में ही आएगा, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा वेट, इन फिक्स्ड एसेट का इनपुट आएगा, लेकिन वो थोड़े से और तरीके से आएगा। हाँ जी बिल्कुल, वही लगेगा 18%।
जी हो गया नोट? मिटा दूं सारा कुछ? जल्दी कीजिए प्लीज। आज थर्सडे। जी ओके, मिटा दूं? ऑल डन। चलिए जी, फॉर्मेट बना रहने देते हैं, बाकी सब चीज़ें मिटा देते हैं। ओके जी, बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 कहते हैं जी, मिस्टर वलीद प्रोवाइडेड दी फॉलोइंग डाटा। सेल्स टैक्सेबल हैं जी 12 लाख की, सेल्स एग्जेम्प्ट हैं जी, सॉरी एक्सपोर्ट्स हैं 3 लाख की, एग्जेम्प्ट हैं 4 लाख की, रजिस्टर्ड लोगों से परचेज है 30 लाख की, और अनरजिस्टर्ड लोगों से परचेज है जी 20 लाख की। और आपने क्या करना है जी, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। चले जी, अब हम डाटा पुट करते हैं। टैक्सेबल सेल 12 लाख की, कौन सी वर्किंग में आना चाहिए? ये कौन सी वर्किंग में आना चाहिए? वर्किंग 3 में भाई। और मुझे बताइए कि क्या ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? ये रजिस्टर्ड है, सवाल खामोश है तो रजिस्टर्ड है। तो आप यहां पे लिखें सेल्स कितनी जी, तो इस पे आपने टैक्स जो है वो नहीं लगाना, क्योंकि वर्किंग 3 में हम टैक्स साथ साथ नहीं लगाते। देन वी हैव एक्सपोर्ट्स 3 लाख। ले जी, पहली दफा हमारे पास आया एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स वर्किंग 3 में नहीं आएंगी, ये डायरेक्ट इधर आएंगी। ओके, और इसी तरीके से एग्जेम्प्ट 4 लाख, ये भी डायरेक्ट इधर आएंगी। मैं इनको इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूं, हो सकता है आगे कोई एडजस्टमेंट आ जाए सवाल में, तो इनको प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट होगी वो बाहर आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओके, देन वी हैव परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस 30 लाख। क्या करूं? वर्किंग 1 में। ओके सर, रजिस्टर्ड लोगों से परचेज की है, क्या इन्होंने मुझे टैक्स लगा के सेल की होगी या वैसे ही कर दी होगी? और बोले बिल्कुल, रजिस्टर्ड लोग हैं तो टैक्स लगा के किया होगा ना। कितना बनता है जी? 3 मिलियन ही है ना? कितना है? 5,40,000। और अनरजिस्टर्ड लोगों से कितनी परचेज की है मैंने? 20 लाख। इस पे कोई टैक्स लगा होगा? और बोले सर अनरजिस्टर्ड लोग हैं, इन्होंने कौन सा मुझे टैक्स लगाना है? ये 100 वाली चीज मुझे कैसे 118 की दे सकते हैं? तो इसका मतलब है इन पे कोई टैक्स नहीं होगा, आपने इनपुट पे नहीं किया होगा। तो नीचे अगर पठान से कालीन खरीदेंगे आप, क्या वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे भाईजान? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो वो 100 वाली चीज़ आपको 100 में ही मिलेगी, 118 में नहीं मिलेगी। सब अच्छा है? ठीक है जी, ओके है। चले जी, अब क्या करना है जी, सवाल ख़त्म हो गया। अब आप सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे सेल्स कितनी है जी टोटल? 12 लाख। तो सर ये वर्किंग से डायरेक्ट इधर आ जाएगा 12 लाख। ठीक हो गया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यही अमाउंट यहां पे लिखें। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यही अमाउंट यहां पर लिखें। टोटल बताएं जी कितना बनता है? 19 लाख की टोटल सेल है, जिसमें से 12 लाख की मैंने पाकिस्तान के अंदर कर दी 18% वाली, 3 लाख की सेल मैंने पाकिस्तान से बाहर भिजवा दी 0 रेट वाली, और 4 लाख की सेल मैंने क्या कर दी, एग्जेम्प्ट कर दी, जिसके ऊपर मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया होगा। ठीक होगी बात? चलें जी, टोटल करें जी इसको, 5,40,000। अब मुझे बताएं जी 12 लाख की सेल के लिए कितना इनपुट है जी, 3 के लिए कितना है, और 4 के लिए कितना है? बताएं ज़रा देख के, सवाल में देखें, बताएं। 3 पता लग रहा है आपको?
उसने कहीं बताया कि 12 लाख पाकिस्तान में जो सेल की 18% वाली, इसके लिए ये परचेज है, जो मैंने 3 लाख बाहर के मुल्क में की इसके लिए इतना है, और जो मैंने 4 लाख की एग्जेम्प्ट की इसके लिए इतना है। क्या बताया उसने आपको? उसने आपको कुछ भी नहीं बताया। तो फिर हमारे लिए क्या हाल है? सिर्फ अपोर्शनमेंट। तो यहां से ये बात आपको समझ जानी चाहिए कि जिस सवाल में उसने नहीं बताया होगा मुझे ये वर्किंग बनानी पड़ेगी, और जिस सवाल में उसने बता दिया होगा इस वर्किंग को बनाए ना, क्या ज़रूरत है? वो अगर आपको खुद कह दे इसके लिए इनपुट इतना है, इसके लिए इनपुट इतना है, इसके लिए इनपुट इतना है, फिर आपको क्या टेंशन है? फिर आपको टेंशन ही कोई नहीं है। जब मम्मी ने पहले ही चिप्स अलग कर दिए तो फिर एज की बेस पे पोर्शन करने की क्या ज़रूरत है? आपको पता तो है, नज़र तो आ रहा है। तो इस सवाल में नहीं बताया, 540 को उठाएं और यहां पे ला के लिख दें, और फिक्स एसेट तो है ही नहीं, इसको वैसे जीरो कर दें। अब 540 को तीनों में अपोर्शन करें ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। 12 लाख डिवाइडेड बाय 19 लाख इंटू 5,40,000। फरमाइए, 12 लाख डिवाइड बाय 19 लाख इंटू 5,40,000, 3,41,000 पूरा। यार मर्जी है तेरी यार, बताएं। 3 लाख डिवाइडेड बाय 19 लाख इंटू 5,40,000। मेरा भाई आंसर से देख ही जा रहा है तेजी से। 4 लाख डिवाइड बाय 19 लाख इंटू 5,40,000। अरे भाई कह रहे हैं 86,000। कितना? तीनों को टोटल करें, क्या 5,40,000 बनता है? बेटे नहीं बनता, सब किताब में भी गलती हो सकती है। करो टोटल, 1 रुपए का फर्क है। ऐसे नहीं, फिर एमई पीआरसी और एफसी में फर्क नहीं होता। ठीक है जी, सब अच्छा है। ये तो है ही नहीं सर। सबसे काम की बात अब सुननी है आपने। जब ये वर्किंग बन गई, जो इनपुट टैक्स टैक्सेबल सेल्स का होगा, चाहे वो अदर देन फिक्स्ड एसेट हो चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, वो जाएगा न्यूमेरिकल के चेहरे पे। जो हम आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे वो ये वाला इनपुट माइनस करेंगे। ठीक होगी बात? और बोले ओके। जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड इनपुट होगा ये आप रिफंड लेंगे हुकूमत से, कि हुकूमत मैंने ये जीरो रेटेड सेल की, उसके अगेंस्ट मेरा इनपुट ये था, वापस करो, तुमने खुद कहा था। बात समझ आई? तो आउटपुट में से इनपुट ये एडजस्ट हो गया और ये पैसे आपने लमसम हुकूमत से वापस ले लिए। इसका क्या करना है? इसका क्या करना है? ये क्या है? ये क्या है? कबर। ये है कबर, ये है मज़ार, और ये क्या है? कुतबा। लिखवाना मेरे मज़ार के कुतबे पे ये हरूफ, लिखवाना मेरे मज़ार के कुतबे पे ये हरूफ, मरहूम ज़िंदगी की हसरत में ही मर गया। ठीक है, तो ये वो कबर है मेरे भाई। तो ये भाई साहब इनपुट माइनस करने की हसरत में ही मर गए। तो आपने इस इनपुट को फौत कर देना है, डेड कर देना है, ये आपके किसी काम का नहीं है जी। यार किधर अमाउंट गलत लिखी हुई है? ओ यार चल कोई बात नहीं, जाने दे ऐसे ही। ओ बखैर है यार, ठीक है। मतलब ये कह रहे हो ये 4 लाख है, ये 3 लाख है? नहीं नहीं, ये गलत लिखा हुआ है कि ये गलत लिखा हुआ है? आंसर्स गलत लिखे हुए हैं। मैं तुझे ना रेस कर दूं क्लास से। अभी प्रोग्राम जो है ना वो डैश डैश। हाँ जी बताएं, कितनी अमाउंट थी ये? 85263। और ये बताएं 36। ओके अब ठीक है जी। चलें जी, सबसे पहले न्यूमेरिकल का चेहरा। आउटपुट टैक्स कितना है जी? सिर्फ टैक्सेबल सेल को उठाएं, 12 लाख इंटू 18%। फरमाइए।
2,16,000। ले जी, यहां पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। इनपुट टैक्स कितना बना हुआ है? न्यूमेरिकल के फेस वाली बात करनी है बस। 341,053, ये तो रिफंड बन गया हुकूमत से। क्या ख्याल है, इनपुट ज़्यादा हो गए आउटपुट से? अब यहाँ पे हुकूमत एक कदम आगे आएगी और हुकूमत ये कहेगी कि भाई अगर तुमने हर महीने ही परचेज ज़्यादा रखी अपनी सेल से तो तुम्हारा तो इनपुट हमेशा ही ज़्यादा होगा। यूँ तो तुम मुझे कभी पैसे ही पे नहीं करोगे, क्योंकि ये तो वैसे ही फारग हो गया, ये तो वैसे ही फारग हो गया, इस पे तो वैसे ही आउटपुट नहीं है, एग्जेम्प्ट है, और ये जिसकी मुझे उम्मीद थी पैसे आएंगे वो भी नहीं आए। तो हुकूमत यहाँ पे ना एक काम करती है, वो कहती है सॉरी, मैं आपको सारा इनपुट माइनस नहीं करने दूंगी, मैं यहाँ पे एक लिमिट लगा दूंगी। लोअर ऑफ क्या? एक्चुअल इनपुट टैक्स जो कि आपका वर्किंग 2 से आएगा, या फिर 90% ऑफ आउटपुट, 90% ऑफ 2,16,000। इट मीन्स के हुकूमत ने लिमिट लगाई हुई है कि मैक्सिमम इनपुट टैक्स जो आप एडजस्ट कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। 90% ऑफ आउटपुट टैक्स से ज्यादा आप एडजस्ट नहीं कर सकते, और अगर आपका इनपुट 90% से ऊपर हो गया तो मैं आपके इनपुट को 90% पे एडजस्ट कर दूंगा, रोक दूंगा। कितना बनता है जी? ले जी, वो कहता है कि मैक्सिमम तुम 1,94,400 माइनस कर सकते हो, बाकी मुझे पे करो। सर मैंने हुकूमत नहीं चलानी, मैंने अपने पार्लियामेंट हाउस के बिल नहीं देने, मैंने अपनी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डलाना, मैंने दौरों पे नहीं जाना, ऐसे ही है ना? तो सर पैसे तो चाहिए, तो इसलिए सर अगर आपने सारे का सारा माइनस कर दिया ना तो मेरे उन खर्चों का क्या होगा? इसलिए आप सिर्फ 90% तक एडजस्ट कर सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो बताइए, तो ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है जी? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट सारे का सारा माइनस नहीं हो सकता, बल्कि मैक्सिमम अप टू 90% माइनस हो सकता है। ओके, यानी कि आउटपुट का 10% तो पे करना ही पड़ेगा। यूं भी तो सोचा जा सकता है ना कि अगर ये 90% से ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता इनपुट, तो इसका 10% पे करना ही करना है। तो देखिए 10% ही बनता, बात ऐसे ही है। हाँ, अगर ये एक्चुअल कम होता तो फिर कम वाला ही माइनस करता ना, फिर तो बात ही खत्म थी, फिर तो मसला ही कोई नहीं था। ये मसला आएगा ही तब जब आपका इनपुट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया? नहीं खत्म हो गया। एक्सपोर्ट्स का रिफंड नहीं लिखना यहां पे, हुकूमत को बताना नहीं कि भाई ये एक्सपोर्ट्स की थी। ये देखें ए कितना, 85263, बस लिख दें यहां पे। तो ऐसा नहीं है कि आप हुकूमत को कहें यार इसमें से काट लो ये, नो, 21,600 आपको पे करना पड़ेगा, 85,263 वसूल करना पड़ेगा, नो एडजस्टमेंट अलाउड। इसीलिए ये अलग लिखते हैं हम। तो भाई ये तो बड़ा मासूम सा कॉलम रो है भाई, आराम से इसकी अमाउंट उठा के ना बस नीचे लिखनी होती। सवाल खत्म हो गया? नहीं सर, मुझे बताइए, आपका ये जेन्युइन इनपुट था 341, उसने आपको कितना माइनस करने दिया? तो बाकी इनपुट अगले महीने कैरी फॉरवर्ड, इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड जी। माइनस करना चाह रहे थे 341, माइनस करने दिया गया 194,400, कितना बचा? ये अगले महीने जो अगस्त की रिटर्न होगी उसके इनपुट में जाके ऐड हो जाएगा। ओके, और फिर अगले महीने ये आपका एक्चुअल बन जाएगा और 90% के साथ कंपेयर कर लेंगे, फिर वही लोअर वाला कॉन्सेप्ट, फिर ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। जब भी आपका एक्चुअल 90% से ज्यादा होगा ये भाई साहब कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे और ये ताहयात कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। ठीक है जी? अब किसी का कोई सवाल है तो बताए, एनी कंफ्यूजन? जनाब, जो चीज एग्जेम्प्ट है जी, एग्जेम्प्ट चीजें जब हमें आएंगी कोई इनपुट नहीं होगा जी। सर ये तो मेरी सेल्स का है,
इसीलिए तो डेड किया है उसको। ओके नोट करें जल्दी से। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमने अपने सप्लायर को पे किया था खरीदते हुए, और सप्लायर ने हुकूमत को पे किया था, हुकूमत तक पहुंच गया, हम कहेंगे हुकूमत वापस करो। हमने सप्लायर से चीज़ें खरीदते हुए उसको टैक्स पे किया था, उसने हुकूमत को पे किया था, हम हुकूमत से कहेंगे वापस करो, तुम तक पहुंच चुका है। उसमें सारी गुड्स, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ऑल ओके, समझ आ गई बात की? किसी का कोई सवाल? अरे तू लेट क्यों आया, पहले मुझे ये बता। एक काम था, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी था? पेंडिंग था, मेरे काम पता नहीं कब से पेंडिंग पड़े हैं। मैंने कहा नहीं, ये सबसे ज़रूरी है। हाँ जी सर, हुक्म करें। जी जी सर बताएं। आज का लेक्चर यूट्यूब पर डलवा दूँ? यार आज का और जो कल गुजर गया ना, दोनों लेक्चर यूट्यूब पर डाल दें, जहाँ ये भी क्या याद रखेंगे, यूट्यूब पर डलवा दीजिएगा सर, होशो हवास में कह रहा हूँ।
वैसे ही यार वो भाई यार मतलब शरीफ आदमी रोज आता है, होमवर्क करके आता है यार। मतलब तू तू बंदा नहीं सही असल में। ऐसी अनायत हम पे तुम पे भी हो जाएगी अगर तुम रोज होमवर्क करके आओगे। तुम्हारी जिंदगी चीनी पे घूमती रहती है, फिर क्या करूं मैं। यार वो होमवर्क करके आता है बॉय यार, मतलब नहीं यार, ये देख ये तेरे दुश्मन है, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। ये देख, मतलब हम किसी का फायदा देख नहीं सकते। ये प्रॉब्लम है, ये खुलासा है। एनीवेज नोट करें सर। सही बात है ना, कुतबे पे सही हरूफ लिखवाए थे ना, मरहूम जिंदगी की हसरत में ही मर गया। जी मैं भी पेंडिंग, तो मैं भी पेंडिंग काम छोड़ के आता हूँ सारे। यू नो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दो कौमी नजरिया यार, ये ना ऐसे ही है, इग्नोर करो इन्हें। दो ही होंगी, मैं आज तक तो दो ही होती रही। जी सर उमैर एक छुट्टी दे रहे हैं? नहीं नहीं वो दो ही होंगी, वो संडे को बुला लेंगे। छुट्टी तो दो ही होंगी, वो हो नहीं सकती ना, आप कम कर नहीं सकते उनको, क्योंकि वो जब रिलीजियस इस तरह का होता है ना, आप नहीं कर सकते उसमें। एनीवे बहरहाल उनकी मर्जी, वो कर दें तो कर दें, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। संडे को बुला लेंगे। जी जी मैं सोच रहा हूँ। वजह ये तो मैं मौके पे फैसला करता हूँ। नहीं 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 सर, देखें नहीं देखें, पंचायत उसी वक्त बुलाता हूँ मैं, मुल्जमान भी उसी वक्त बुलाता हूँ, गवाहान भी उसी वक्त बुलाता हूँ, फैसला भी उसी वक्त सुनाता हूँ और सज़ा भी उसी वक्त दे देता हूँ। बात खत्म हुई। तो अभी भाई आया तो मैंने अभी फैसला कर दिया यूट्यूब, हम नहीं ज़रा टाइम लगाते सोचने में। सॉरी, ऐसे ऐसे डिसीजंस, ऐसे ऐसे, ये तो फ़र्क होता है एक नौकरी पेशा बंदे में और एक, बस उसी वक्त फैसला बस देने हैं यूट्यूब पर तो देने हैं, ख़त्म हुई बात। दुनिया कहाँ चुप रहती है, कहने दो जो कहती है। सफ़ा नंबर 485। वो बेचारा अभी तक परेशान है कि यार ये हो ही गया मेरे नाल, ये करेक्टर मैन, अब पीआरसी वाले मुझे बताएंगे। सफ़ा नंबर 485 सेक्शन 8। अच्छा है, चलें जी आगे, नोट हो गया सबका। सफ़ा नंबर 485, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन सेल्स टैक्स। ये बिल्कुल सेक्शन 21 की तरह का है इनकम टैक्स में। जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी, यहाँ पर भी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा जी, क्या हुआ, क्या होगा, टैक्स क्रेडिट में से माइनस कर देंगे हम, इनपुट परचेजेस में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ओके। तो हम क्या करेंगे, अपना इनपुट कम कर देंगे। ठीक है, हम अपना इनपुट कम कर देंगे। तो अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स पेड ऑन। एक रजिस्टर्ड बंदे को इनपुट टैक्स माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी ऑन द गुड्स और सर्विसेज। अच्छा सर्विसेज ना, शायद इसने ये टोल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिखा हुआ है। आपको बताया था ना कि सिर्फ एक सर्विस ऐसी होती है जो कि इस लॉ के अंदर फॉल करती है, अदरवाइज तमाम सर्विसेज जो हैं वो हमारी सूबों में फॉल करती हैं। तो आपने बस जब सर्विस की बात करनी है ना, तो सर्विस की बात आपने सिर्फ और सिर्फ टोल मैन्युफैक्चरिंग कंसिडर करना है, इसके अलावा आपने और कोई बात जो है वो यहां पे कंसिडर नहीं करनी। चलें, द गुड्स और सर्विसेज यूज्ड इन अदर देन टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय हिम। सर टैक्सेबल सप्लाईज कौन सी होती हैं? जी, टैक्सेबल सप्लाईज वो होती हैं जिनके ऊपर टैक्स पे होता है। इसमें वो ऊपर वाली टैक्सेबल भी आ जाएंगी और एक्सपोर्ट जीरो रेटेड भी आ जाएंगी। तो सर अदर देन टैक्सेबल कौन सी होंगी? एग्जाम। तो वो कहता है कि अगर आपकी गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल सप्लाईज के अलावा इस्तेमाल
है वो इनपुट आपको माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। बात समझ आई? यानी कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज का इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो क्या मैंने सवाल में ऐसे ही किया? मैंने ऐसे ही किया सवाल में। तो बस ठीक है जी, ठीक है, यही वो कहना चाह रहा है कि टैक्सेबल सप्लाईज के अलावा, यानी कि एग्जेम्प्ट सप्लाई आपने की तो उसका इनपुट माइनस नहीं होगा। सब अच्छा है? एक सेकंड। बी, एनी अदर गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो भी गुड्स पे इनपुट फेडरल गवर्नमेंट डिसअलाउ कर देगा वो आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी हुकूमत की क्या है, शक्ति है। तो उसके पास शक्ति है कि वो किसी भी चीज़ का इनपुट अगर चाहे तो वो डिसअलाउ कर सकता है। तो ठीक है सर, आप क्या कर सकते हैं? नौकरी की ईद नखरा की, सॉरी आई एम सॉरी, अवाम की ईद नखरा की। अवाम है ना, नौकरी तो नहीं अवाम, सॉरी गुलामी की ईद नखरा की। द गुड्स ऑन विच, हंसा मेरा भाई, द गुड्स ऑन विच एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स एट 18%। सर बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। हमने देखा था कि हमने एक 100 रुपए की चीज खरीदी थी जिसके ऊपर नॉर्मल सेल टैक्स था 18%, लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाया हुआ था। पता ना, याद है कि नहीं? एक्स्ट्रा टैक्स हमने इसके ऊपर पे किया 18 और चीज हमें पड़ गई 136 की। याद है कि नहीं? अब मैं इस चीज को बेचने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैंने ये चीज बेची 300 की। 300 के ऊपर मेरा आउटपुट टैक्स कितना होगा जी? 54। 54 होगा ना? वो बोले इसमें से मैं इनपुट माइनस कर सकता हूं, नॉर्मल वाला इनपुट बिल्कुल माइनस कर सकता हूं। व्हाट अबाउट दिस एक्स्ट्रा टैक्स? ये नहीं माइनस होगा, ये नहीं माइनस होगा। इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी चीज पे आपने नॉर्मल टैक्स भी पे किया और एक्स्ट्रा टैक्स भी पे किया खरीदने के टाइम पे, तो नॉर्मल टैक्स तो तुम माइनस कर सकते हो, लेकिन जो तुमने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया होगा वो तुम माइनस नहीं कर सकते। तो तुम्हें 36 रुपए हुकूमत को देने पड़ेंगे। और भाई अगर एक्स्ट्रा टैक्स भी माइनस करने दिया उसने तो फिर फायदा एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का, जब वही वापस आपने अपनी जेब में डाल लेना। बात समझ आ रही है? इसीलिए हुकूमत ने यहां पे कहा कि द गुड्स ऑन विच एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स। तो नॉर्मल टैक्स के अलावा अगर आपने कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे किया वो माइनस नहीं हो सकता। अच्छा, ये जुमला पढ़ के ना कुछ लोगों को ये लगता है कि जिन चीज़ों पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा होता है ना वो सारे का सारा इनपुट माइनस नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा नहीं है। इस जुमले का मतलब ये नहीं है। इस जुमले का मतलब है कि जिन चीज़ों पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा होता है ना उनका सिर्फ एक्स्ट्रा टैक्स माइनस नहीं हो सकता, नॉर्मल तो माइनस हो सकता है भाई, वो तो हो सकता है। ठीक है जी? तो सिर्फ एक्स्ट्रा टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है।
नीचे बॉक्स पढ़ लिया आप लोगों ने? चलिए जी, CA करते हैं जी हम, हो तो रहा नहीं लेकिन करते हैं। द गुड्स सर्विसेज ऑन विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बिन डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द सप्लायर। हमने चीजें खरीदी जनरल टायर से, क्या जनरल टायर हमारा सप्लायर है? नहीं बोलेंगे। हमने 100 रुपए का इनपुट क्लेम किया हुआ है, ओके, सारी बात है, इसने 100 रुपए की सेल की होगी, सेम। हमने ये 100 रुपया इसको पे किया हुआ है कि तुम हुकूमत को पे कर देना, यही होता है ना सेल टैक्स। इसने हुकूमत को भी पे नहीं किया, हुकूमत कहेगी सॉरी होंडा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मैं तुम्हारा इनपुट डिसअलाउ करता हूं। तो मेरे भाई, अगर आपके सप्लायर ने जिससे आपने चीजें खरीदी हैं, अगर उसने आपका टैक्स अभी तक हुकूमत को जमा नहीं कराया तो आपका इनपुट डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ठीक होगी बात? ठीक है जी। सो द गुड्स ऑन विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द सप्लायर, सप्लायर ने अगर अभी तक अपना टैक्स जो है वो जमा नहीं कराया हुकूमत को, तो फिर डिसअलाउ कर दिया जाएगा। किसी का कोई सवाल? नीचे एक डब्बा है, ये भी पढ़ लीजिए प्लीज। सॉरी, भूल जाएगा? नहीं भूलेगा कैसे? नहीं, मिस्टेक हो जाती है लेकिन अलाउ नहीं होता ना ये मिस्टेक, ठीक है। जी सर, जनरल साहब सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं, गलती उसकी है, सजा इसको मिल रही है, पर कोई बात नहीं सर, ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में। ठीक है दोस्त, क्या ख्याल है? वो क्या कहते हैं, गलती माफ़ है, बेवफाई माफ़ नहीं है। क्या बात है, ऐसे ही है ना? ओके, सही बात है, सही बात है। जी सर, बाद में, हाँ तो बाद में कर देगा तो अलाउ हो जाएगा, फिलहाल तो नॉट अलाउड है ना। ओ ठीक है, ओ बोलिए तो सही। नीचे डब्बा पढ़ लिया आप लोगों ने? क्या लिखा है डब्बे में? अच्छा ओके, ठीक है जी, आगे चलें। CA हो नहीं रहा तो CAA करते हैं। परचेजेस फॉर विच अ डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। सर व्हाट इज मेंट बाय क्रेस्ट? सर ये ना एक FBR ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर में होता क्या है? ये बेसिकली सर देखें, लाखों करोड़ों लोग सेल टैक्स जमा कराते हैं। होंडा जब अपनी रिटर्न लेकर आएगा ना, तो उसमें लिखा होगा कि 100 रुपए की परचेज मैंने की थी जनरल टायर से। अब क्या FBR जो है वो सारी रिटर्न चेक करेगा? नहीं, ये इस रिटर्न को सॉफ्टवेयर में डालेंगे। सॉफ्टवेयर खुद चेक करेगा कि अगर होंडा कहता है कि मेरी 100 रुपए की परचेज है, तो क्या कोई और बंदा ये कहता है कि मेरी 100 रुपए की सेल है? अगर तो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिला ना, FBR की लाइटें ना एकदम ऑफ हो जाएंगी और उसकी जगह ना रेड लाइटें चलना शुरू हो जाएंगी, वो एम्बुलेंस वाली होती है ना गोल, और साथ सायरन बनने शुरू हो जाएंगे जो जंग वाले होते हैं। तो पूरे FBR को पता लग जाएगा कि क्रेस्ट ने कोई डिस्क्रिपेंसी निकाल दी है, बजर बजने शुरू हो जाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। तो पता लग जाएगा सबको कि सॉफ्टवेयर ने एरर निकाला है, एक बंदा कह रहा है कि मेरी परचेज है, लेकिन पाकिस्तान का कोई और बंदा उसको सेल मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर डिसअलाउ। ठीक, अच्छा ये मजाक करूँ, सायरन सुन नहीं बचते, पता नहीं को सच्चे ही हो जाए, वाकई बचते हैं सायरन, कुछ नहीं होता, बस सॉफ्टवेयर एक एरर पॉपअप कर देता है कि ये इनवॉइस जो है मुझे किसी की सेल में नहीं मिली। अच्छा, सॉफ्टवेयर कैसे ट्रेस करता होगा? जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जारी बात है, इसने 100 रुपया परचेज लिखा थोड़ी होगा, इसने तो साथ इस बंदे का नाम जनरल टायर भी लिखा होगा, उसका एंटीएन भी लिखा होगा, और एंटीएन सबका यूनिक होता है भाई। तो सॉफ्टवेयर उस एंटीएन को पकड़ेगा, इनवॉइस नंबर को पकड़ेगा, और जनरल टायर की रिटर्न में जाके देख लेगा कि उसने क्या इसी इनवॉइस नंबर से कोई सेल डाली हुई है। अगर डाली होगी तो सब अच्छा है, अगर नहीं लिखी होगी तो प्रॉब्लम है जी, एरर आ जाएगा, इनपुट डिसअलाउ। नहीं, वो क्यों कंफर्म करेंगे, वो बस आपका इनपुट डिसअलाउ कर देंगे, खत्म हुई बात। नहीं, ओके। या फिर परचेजेस फॉर विच इनपुट टैक्स इज नॉट वेरीफेबल इन द सप्लाई चेन। इसका क्या मतलब है? सर जी, मैन्युफैक्चरर कहता है
कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल की है और मैंने हुकूमत को आउटपुट पे किया है, हुकूमत बहुत खुश होगी, कितना सच्चा आदमी है। और होलसेलर कहता है कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज की है और मैंने इनपुट पे किया है, हुकूमत कहेगी जरा एक मिनट रुको ना, सही रुको तो सही जरा। मैन्युफैक्चरर कहता है मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को पे किया है, एग्रीड। होलसेलर कहता है कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया है, डिस्ट्रीब्यूटर किधर है, इसकी रिटर्न किधर है? सर पता नहीं सर वो किधर है, उसके ऑफिस जाके देखो। सर ऑफिस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक बंदा गायब हो गया बीच में से। इसका मतलब है एक कहता है मैंने सेल किया, एक कहता है मैंने परचेज किया, बंदा गायब है। तो हुकूमत इसको तो कुछ नहीं कहेगी क्योंकि ये तो आउटपुट है ना, ये तो आ रहा है। हुकूमत होलसेलर को कहेगी अच्छा हवा में इनपुट, हवा में इनपुट, बंदा वेरीफाई नहीं हो रहा सप्लाई चेन में और तुम अपने इनपुट माइनस करी जा रहे हो, सॉरी। बात समझ आ गई? तो अगर इनपुट टैक्स सप्लाई चेन में वेरीफाई कहीं पे भी नहीं हो रहा, हुकूमत कहेगी सॉरी, नो इनपुट इज अलाउड एज डिडक्शन, आप अपनी परचेजेस में कमी कर लेंगे। कमी करेंगे तो इनपुट कम होगा ना, वेरी सिंपल। कोई सवाल? जी जी जी, हाँ उस वक्त डिसअलाउ, हाँ बिल्कुल पेबल बन जाएगा जी, बिल्कुल अगले मंथ में चेक करेंगे तो पेबल बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, ऐसे ही होगा। और कोई सवाल नहीं? ओके। आज बच्चे कम है, बारिश हो रही है? नहीं हो रही, सुबह हो रही थी तो अच्छा गोडे गोडे पानी हो गया, इसीलिए नहीं आ रहे यार। लेवल है आप लोगों का, मैं मतलब इम्प्रेस हो गया आप लोगों से। आपका हाल भी ना वापडा की तरह का है, एक छट्टा पड़ता नहीं तो बिजली गई और साथ आप भी गए। नहीं हो छट्टा पड़े, सॉरी मैं नहीं जाना बाहर, मर्जी है आपकी है। सड़कों पे पानी है, आने में मुश्किल है, ठीक है कोई बात नहीं मेरे भाई। फेक इनवॉइसेस यार अब इसमें मैं क्या समझाऊँ आपको? फेक इनवॉइसेस, एक बंदे ने जैली इनपुट डाले हुए हैं तो जाहिर बात है डिसअलाउ ही होने, और क्या होना है? अजीब लोग हैं यार। ई किसी को समझ तो नहीं आएगा, समझ तो नहीं आया किसी को? ई पॉइंट, डी पॉइंट सॉरी, वो बोले समझ तो नहीं आया, नहीं आया कि आ गया समझ? अच्छा शुक्र है, कुछ लोग होते हैं सर बताएं समझ नहीं आया। ओके तो क्यों बोल रहा है आ गया, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, बड़ा कॉन्फिडेंस सर आ गया समझ। परचेजेस मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड। एफबीआर ने होंडा से कोई इंफॉर्मेशन मांगी, होंडा कहता है नहीं प्रोवाइड करता इंफॉर्मेशन। उसने कहा ये कागज चाहिए मुझे, नहीं देता। इनवॉइस चाहिए, नहीं देनी। यार बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दो, नहीं प्रोवाइड करता, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा अच्छा तेरी ऐसी की तैसी, तेरा इनपुट डिसअलाउ, तो उसका इनपुट डिसअलाउ कर देंगे। वही बात है, जो करो जो जैसा करोगे वैसे ही भरोगे, ऐसे ही है ना, जो कहता है वही होता है, अम्मी कहती थी। ओके आगे चले, समझ आ गया पॉइंट? अच्छा पॉइंट एफ जो है ना, ये पॉइंट ए की रेपिटेशन है। पॉइंट एफ इज सिमिलर टू पॉइंट ए, पता नहीं क्यों लिखा है इसने दोबारा। गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू द टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, वो गुड्स जो के टैक्सेबल सप्लाई से रिलेट नहीं करती, तो सर वो एग्जेम्प्ट ही होती है ना। तो ये पॉइंट ऊपर जो ए लिखा था उसी की रेपिटेशन इसने बना दी है, बाय डोंट नो इसने क्यों बनाई है, हो सकती है कोई वजह। ठीक है कोई प्रॉब्लम? पॉइंट नंबर जी, अब यहां से आगाज होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों का। इस सेक्शन का ना मिडल ऑर्डर शुरू हो गया है, और आपको पता है मिडल ऑर्डर में किस तरह के बैट्समैन हैं? शादाब खान जैसे, इफ्तिखार अहमद जैसे, आजम खान जैसे। अब वो वाले पॉइंट्स आ गए हैं भाई, बड़े हैवी किस्म के पॉइंट्स हैं ये। अब देखें आप लोगों के साथ होती क्या है, अब ये आर है या पार है। वो लोग भी हैं चलने पे हैं तो ऐसा चलते हैं कि वो अन्नी मचा देते हैं, और जब नहीं चलते तो पूरा वर्ल्ड कप में नहीं चलते। तो ऐसे ही है बस, फिर क्रिकेट तो फिर ऐसे ही होती है। गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस कंजम्पशन। पर्सनल से क्या मुराद है? पर्सनल से मुराद है कोई कारोबार की चीजें उठा के आप घरेलू इस्तेमाल में लें, और नॉन बिजनेस क्या है जी? कोई कारोबार की चीजें उठा के चैरिटी वगैरह कर दें, डोनेट वगैरह कर दें, यही होता है ना। ओके मेरे भाई, अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है। सप्लाई की डेफिनेशन में पढ़ा था कि पर्सनल इस्तेमाल में चीजें ले जाएंगे तो भी सेल है, और अगर नॉन बिजनेस या चैरिटी में चीजें कर देंगे तो भी सेल है।
और हमने पहले सवाल में अभी इन दोनों पे आउटपुट दिया भी है, तो सर ये तो इनपुट डिसअलाउ कर रहा है, ये तो गलत बात हो गई कि एक चीज जो कि सेल नहीं थी उसको सेल भी बना दिया और उसका इनपुट भी डिसअलाउ कर दिया। ये तो सर फुल टाइम लेवल हो गया मैन्युफैक्चरर्स के साथ, प्रैंक नहीं हो गया उनके साथ कि जो सेल नहीं बनती, अब पर्सनल क्या सेल है, कोई सेल नहीं है, लेकिन लॉ ने उसको सेल बनाया हुआ है और आपने उस पर आउटपुट भी पे किया, अपनी जेब से पे किया, ऊपर से उनका इनपुट भी डिसअलाउ कर रहा है। बताएं सर ये क्या हुआ? अब बड़े काम की बात सुने, ये वाला पॉइंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए है ही नहीं, ये वाला पॉइंट है ट्रेडर्स के लिए। क्योंकि ट्रेडर अगर कोई दुकान से चीज उठा के घर ले जाएगा या खैरात कर देगा, वो उसकी सेल नहीं है, आपको सप्लाई की डेफिनेशन में बता दिया था, याद है कि नहीं? तो सर अगर उसकी सेल नहीं है तो आउटपुट नहीं है, तो अगर आउटपुट नहीं है तो इनपुट भी नहीं है, तो ये पॉइंट सिर्फ ट्रेडर के लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं है। तो इट मींस कि अगर मैं यहां पे दो खाने बना दूं, दो कॉलम्स बना दूं, एक मैन्युफैक्चरर का और एक ट्रेडर का, सर पर्सनल चीज हो, नॉन बिजनेस हो या बिजनेस हो, इसका आउटपुट भी देगा ये और इसका इनपुट भी माइनस करेगा ये, लेकिन ये ना तो आउटपुट देगा और ना ही इनपुट माइनस करेगा। दिस इज द डिफरेंस। क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन में इन तीनों को इसकी सेल कहा गया है, इसकी सेल नहीं कहा गया। तो सर अगर इसका आउटपुट है तो इनपुट भी मिलेगा आपको, लेकिन यहां पे अगर आउटपुट नहीं है तो इनपुट भी नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट जो जी है ये सिर्फ किस पे लागू होता है? ये ट्रेडर पे लागू होता है, ताजरों पे लागू होता है, ये मैन्युफैक्चरर पे लागू नहीं होता। ठीक है मेरे दोस्त, सब अच्छा है, चलें आगे। पॉइंट नंबर एच, ओ तेरी खैर बड़ा हैवी पॉइंट है। सर आपको पता है ये क्या है? ये है बिल्डिंग और ये है बिल्डिंग की दीवार, और आपको पता है इसमें किसको चुनवाया गया था? अनारकली, और सीमेंट चुनवाया गया था अनारकली, और पेंट चुनवाया गया था, और तारे चुनवाई गई थी अड्डे तुसी अनारकली, ऐसे ही है। तो ये सब चीजें इस दीवार में चुनवाई गई थी। पता नहीं कौन सी कहानियों पे बिलीव कर लेते हैं आप। अनारकली कभी गए? ये लाहौर किला गए? लाहौर फोर्ट गए आप लोग? कौन कौन गया? ओ मैन, वो बेसमेंट में गए? बेसमेंट में गए? यही होता है ना कॉमा पीआरसी, किसी कॉमा एफसीए से रब्ता किया होता तो जाने देता है। हाँ मैं गया हूँ, मैं बेसमेंट में भी गया हूँ जी। नहीं नहीं वो ऐसे थोड़ी होता है फिर। क्यों सर? शक्तियां तो फिर जहां पे भी हो तो काम तो चल ही जाते हैं। क्या ख्याल है? वैसे छोड़े दफा करें। असल तो किला देखना ही बेसमेंट से चाहिए। ऊपर क्या है? ऊपर तो कुछ भी नहीं, बेसमेंट में ही तो सब कुछ है। आगे चले, आगे चले। अनारकली, हाँ दीवार ही है वो जहाँ पे चुनवाया हुआ उसे है। उधर से ना एक सुरंग निकलती है जो सीधा इंडिया जाती है। अजीब फजूल बातें सुरंग है, पता नहीं कौन सी सुरंग है इंडिया जाती है। आरग पुराने घर में सुरंग है जी जो इंडिया जाती है। कमाल के लोग हैं। तो भाईजान, गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो चीजें जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में इस्तेमाल हुई होंगी। याद रखिएगा हम वो वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है, ऐसे ही है। तो वो कहता है कि वो चीजें जो किसी बिल्डिंग में इस्तेमाल हुई होंगी या फिर परमानेंटली अटैच्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, या किसी भी बिल्डिंग में परमानेंटली अटैच होंगी, उनका इनपुट भी माइनस नहीं हो सकता।
सर यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या मिसाल है? ईंटें, सीमेंट, रेत, बजरी, ये वो चीजें हैं जो कि इस बिल्डिंग में यूज्ड इन हुई हैं। और परमानेंटली अटैच कौन सी हैं? इसके अंदर जो वायर्स हैं वो, या ये पेंट है। अब ये पेंट उतार के ना वापस डब्बे में डाल के दिखाएं मुझे, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज भी परमानेंटली अटैच है। तो वो कहता है कि अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया और उसके लिए आपने ईंटें, सीमेंट, रेत, बजरी, पेंट वगैरह खरीदे और उसको दीवार पे लगा दिए, मैं आपका इनपुट डिसअलाउ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इन पे आउटपुट नहीं है आगे। आउटपुट है, आपने पेंट लेके इधर लगा दिया, कोई आउटपुट है आगे? तो सर आउटपुट नहीं है तो इनपुट भी नहीं है, कॉमन लॉजिक वही प्रिवेल कर रही है। लेकिन अगर आपने ये पेंट के 10 डब्बे लेके 6 दीवार पे लगा दिए और 4 आगे बेच दिए, तो सर 4 का इनपुट मिल जाएगा, 6 का नहीं मिलेगा। बात समझ आ गई? तो यही बात वो कहता है कि गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी और परमानेंटली अटैच्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मिसाल सच एज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यही बताया आपको, रेत, बजरी वगैरह, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड पाइप्स एंड केबल्स, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रही हैं। तो अगर सवाल में वो आपको कह दे कि मैंने ये तमाम चीजें खरीदी, इनको दीवार पे इस्तेमाल कर दिया या परमानेंटली दीवार पे अटैच कर दिया, तो मैं आपको इसका इनपुट नहीं दूंगा। बात समझ आ गई? सर मैंने एसी उठा के दीवार पे लगा दिया, क्या ये परमानेंटली अटैच है? सर दिस इज नॉट परमानेंटली अटैच। इस एसी की बात नहीं हो रही, इस एसी का इनपुट डिसअलाउ नहीं होगा। ये बोर्ड, ये परमानेंटली अटैच नहीं है। ये लाइट्स, ये पंखे परमानेंटली अटैच नहीं है, इनको नहीं कहना परमानेंटली अटैच। इवन ये दरवाजे भी परमानेंटली अटैच नहीं है, ये भी खुल जाते हैं। पता नहीं, वो बात की बात है, वो बात की बात है। मैं भी आपको ये बता रहा हूं कि कौन सी चीज परमानेंटली अटैच नहीं है। अभी बात ये हो रही है, मैंने आपसे अभी ये नहीं कहा कि एसी का इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो अभी मैंने बात ही नहीं की आपसे। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि ये चीजें परमानेंटली अटैच में नहीं आएंगी। ये खिड़कियां भी शायद परमानेंटली अटैच में भी नहीं आएंगी, आप इनको तोड़ सकते हैं, उतार सकते हैं, लेकिन और उतार के ये बिल्कुल सही हालत में रहेंगी। लेकिन पेंट कहने को तो आप पेंट भी उतार सकते हैं, लेकिन ये फिर अपनी यूजेबल फॉर्म में नहीं रहेगा। तो असल चीज ये है कि जिसको उतारें वो यूजेबल फॉर्म में भी रहे। ये फर्श है, यूजेबल फॉर्म में नहीं रहेंगे, आपको तोड़ने पड़ेंगे, नकारा है। बात समझ आई? तो परमानेंटली अटैच वो चीज होती है जिसको आप उसी हालत में वापस ना उतार सकें। तो ठीक है, तो यही वो कह रहा है कि अगर आपने कोई चीज परमानेंटली अटैच कर दी या फिर वो इस्तेमाल हो गई कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो नो इनपुट, नो इनपुट। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल की, कुछ एक्सेप्शन है। वो कहता है एक्सक्लूडिंग प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स क्या होती हैं जी? आप लोगों ने अक्सर सुना, बल्कि अब सुना क्या, पढ़ा होगा, जब आप लोग बसों में बैठ के जाते हैं तो अक्सर जगह पे लिखा होता है इजहार की तैयार छतें दस्तयाब हैं। ये पढ़ा ना? ये क्या होता है भाई? सर वो लोग अपनी ही फैक्ट्री में जाके वो बना लेते हैं और आपको एज इट इज ला के लगा देते हैं। सर ये जितना मेट्रो का ब्रिज बना हुआ है ना, या ये जो आपकी ट्रेन चलती है, क्या ऑरेंज ट्रेन कहते हैं ना उसे, वो जो ब्रिज बना हुआ है, ये सारा प्री फैब्रिकेटेड आया हुआ है। ये इधर रह के कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, ये किसी और खुले इलाके में बनता था, उसके बाद एक पूरा टुकड़ा उठा के ट्रॉलर पे रखते थे और रात को ला के क्रेन से ऊपर रख देते थे। इसको कहते हैं प्री फैब्रिकेटेड, बनी बनाई चीज। तो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स बनती हैं भाई, बहुत से लोग ये काम करते हैं। अगर आपने एक जगह पे बिल्डिंग रख दी, आपको वो जगह पसंद नहीं आई, उसको उठाएं दूसरी जगह पे जाकर रख दें, इसको प्री फैब्रिकेटेड बोलते हैं। सही कह रहा हूं जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, ऐसा होता है, नहीं होता। कोई प्री फैब्रिकेटेड का और हिसाब होता है ना, उसने आपको कंस्ट्रक्टेड इस तरह की बिल्डिंग थोड़ी का है। ये तो प्री फैब्रिकेटेड कुछ और चीज होती है, शायद स्टील की बनी होगी, शायद कुछ ऐसी बात होगी, शायद उसमें ऐसी प्रोविजन होगी कि आप उसको उठा के ले जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल होगी, नहीं ले जा सकते, होता है ना ऐसे, बिल्कुल होता है। हाँ जी, वो ये नॉर्मली स्टील की होती हैं चीज़ें जो आप इनको उठा के ले जाते हैं। तो भाई जितनी भी प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स हैं, अगर आपने ये खरीदी तो इन पे इनपुट आपको मिल जाएगा मेरे भाई। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल्स और रीसेल, ले जी ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपने चीजें बेचने के लिए खरीदी तो फिर तो इनपुट मिलेगा ही मिलेगा, फिर तो मसला ही खत्म है। तो वो कहता है कि अगर आपने पेंट, इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल पाइप्स, केबल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल,
बेचने के लिए खरीदा, फिर मैं इनपुट दे दूंगा। तो ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि आउटपुट अब बन गया ना, आउटपुट बन गया तो इनपुट भी मिलेगा। तो अगर सवाल में वो कह दे कि जी मैंने 6 मीटर तार खरीदी, उसमें से 4 मीटर मैंने लगा दी दीवार पे, 2 मीटर मैंने बेचने के लिए रख दी, तो जो बेचने के लिए रखी है ना उस पर इनपुट मिल जाएगा, जो दीवार पे लगा दी उसका आपने डिसअलाउ करना है। यही सवाल आने हैं बस आपको। तो ये सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए आपको। आगे चलें। गुड्स एक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टैक्सेबल गुड्स। और तीसरी चीज वो कहता है कि वो चीजें जो कि डायरेक्टली आपके टैक्सेबल गुड्स को बनाने में इस्तेमाल हुई हैं, उन चीजों को खरीदने पे आपको इनपुट दिया जाएगा। मैं आपकी जिंदगी आसान कर देता हूं। फैक्ट्री में दुनिया जहान की चीजें पड़ी हों, दुनिया जहान की चीजें पड़ी हों, यहां पे फर्नीचर भी पड़ा होगा, यहां पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एसी वगैरह भी पड़े होंगे, यहां पे गाड़ियां भी मौजूद होंगी, यहां पे टीवी फ्रिज एलईडी भी पड़े होंगे, यहां पे कंप्यूटर्स भी पड़े होंगे, यहां पे प्लांट एंड मशीनरी भी मौजूद होगा, और यहां पे रॉ मटेरियल भी मौजूद होगा। याद रखिएगा, सिर्फ ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली इस्तेमाल होती हैं प्रोडक्शन में। ये सब चीजें फारिग हैं। तो वो जो मर्जी कह दे, वो आपको यहां तक सवाल में कहेगा कि एक मैनेजर है, वो कहता है कि जब तक मैं चाय नहीं पीता ना मेरे से प्रोडक्शन नहीं होनी, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक केटल खरीद कर रखी हुई है, जब तक मैं इलेक्ट्रिक केटल से चाय नहीं पीऊंगा ना प्रोडक्शन नहीं होगी। अब आप कहेंगे यार ये तो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ये तो फिर सोया रहेगा, ये प्रोडक्शन कैसे करेगा? सर ऐसी बातों में नहीं आना। सिर्फ दो चीजें, बस ये घोल के पी लें, दो चीजें हैं, प्लांट एंड मशीनरी और रॉ मटेरियल। बस जैसे रॉ मटेरियल तो यहां पे भी नजर आ गया ना, हमें यहां भी नजर आ गया। प्लांट एंड मशीनरी एक वाहिद चीज है जिस पे आपको इनपुट मिलेगा, ये वाहिद एक एसेट है, सवाए एक एक्सेप्शन है, वक्त आएगा तो बता दूंगा। एक और एक्सेप्शन है प्लांट एंड मशीनरी के, लेकिन फिलहाल सिर्फ रॉ मटेरियल पे और किस पे? प्लांट एंड मशीनरी पे। जी बिल्कुल, वो फिक्स एसेट में चला जाएगा। उसका ट्रीटमेंट क्या है अभी देखना है, वो भी देखना है। इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको भी नहीं बताया, इवन मैंने तो भी आपको ये भी नहीं पढ़ाया, ये 90% वाला पॉइंट, ये भी आगे आना है। तो पढ़ाऊंगा तो आपको पहले से ही समझ होगी कि इसका करना क्या है। ओके ओके। चलिए जी, तो सर 3 चीजों की एक्सेप्शन है। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वो गुड्स जो आपने बेचने के लिए एक्वायर किए हैं, और वो चीजें जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रही हैं। ये 3 एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, सारी की सारी डिसअलाउ। ठीक होगी बात? पॉइंट नंबर आए, आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। व्हीकल स्पेसिफाइड इन कस्टम्स एक्ट, लो जी गाड़ियां भी डिसअलाउ। अब ये मैंने क्यों डिसअलाउ की थी? 2 वजूहात, एक तो ये प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल नहीं हो रही, और फिर पॉइंट आई ने भी इनको फारिग करा दिया, तो दोनों पॉइंट से ये फारिग हो गई। तो अगर आपको शक है ना कि नहीं जी गाड़ी भी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, तो ले सर, आई ने फारिग कर दिया इनको। व्हीकल भी गई, पार्ट्स ऑफ सच व्हीकल, इस गाड़ी के टायर खरीदे, इंजन खरीदा, फारिग। इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस, वही केटल, वही एसी, सब फारिग। फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, सब फारिग। और वो जो मैं आपको एक्सेप्शन कह रहा था ना कि एक फिक्स्ड एसेट की एक्सेप्शन है, वो है एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर खरीद लिया तो सर इस पे भी आपको इनपुट मिल जाएगा। तो रॉ मटेरियल, फिक्स्ड एसेट में सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, बस, बाकी सारे फिक्स्ड एसेट्स फारिग हैं। तो अभी जो मैं आपको कह रहा था ना कि ये भी परमानेंटली अटैच नहीं है, ये भी परमानेंटली अटैच नहीं है, लेकिन पॉइंट आई में आके इनका इनपुट भी डिसअलाउ हो गया। तो अगर आपने कोई एसी खरीद के इस्तेमाल कर लिया, फारिग। हाँ, अगर बेचने के लिए रख दिया तो फिर तो मिलेगा इनपुट। ये कहां लिखा है? वो कहता है बट एक्सक्लूडिंग गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल। तो अगर आपने चीजें बेचने के लिए खरीद ली तो फिर तो आपको इनपुट मिलेगा ही मिलेगा। जनाब, हमने बिल्डिंग बनाई सेल करने के लिए, सर इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, उन पे सेल टैक्स लगता ही नहीं है। गुड्स की डेफिनेशन में पढ़ा था ना, एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग पे सेल टैक्स लगेगा नहीं, 100 वाली बिल्डिंग 100 की सेल होगी, खत्म हुई बात। जब आउटपुट नहीं है तो सारा इनपुट फारेगा। आपका ये सवाल था ना कि मैंने बिल्डिंग बेचने के लिए बनाई और बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने ढेर सारी चीजें खरीदी, उन पे इनपुट दिया। सर बिल्डिंग इज नॉट अ गुड, बिल्डिंग बनाने पे आउटपुट नहीं लगेगा, तो अगर बिल्डिंग पे आउटपुट नहीं है तो फिर सारा इनपुट फारिग हो जाएगा, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। और कोई सवाल? जानवर आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट, क्योंकि उसने मूवेबल चीजें निकाली हुई हैं।
ईद पे 100 वाला बकरा 100 का मिला, 118 का मिला है, सेल टैक्स दिया था, मर्जी है तेरी यार। कभी कभी तू ऐसी बातें करता ना कि मुझे ना शक होना शुरू हो जाता। सही बात है, लाहौर रह रहा है ना, तो भाई ये तो होना ही था। सफ़ा नंबर 553, टेस्ट बस जो सेल टैक्स जितना पड़ा है उसका आज तक। सफ़ा नंबर 553, ये पकड़ 553। इसका पहला सवाल आपने कल करके आना है। आज से न्यूमेरिकल्स का आगाज हो गया सेल्स टैक्स के, ठीक है जी। 29 सवाल हैं टोटल, कोशिश करेंगे 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाए। बहुत सिंपल सवाल है, 10 मिनट में हो जाना है जी। नहीं नहीं, सफ़ा नंबर 553, 553, 553 लाहौर का सर। तो ठीक है जी, सवाल नंबर 1 आपने करना है, ठीक है जी। कोई और सवाल किसी का? जी जी। जी नहीं होता नहीं है ना, उस पर आउटपुट नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडर है ना, ट्रेडर है। तो ट्रेडर ने अगर बिजनेस यूज में चीजें इस्तेमाल कर ली, वो सेल नहीं है, तो अगर सेल नहीं है तो फिर इनपुट भी नहीं है, इनपुट डिसअलाउ करना पड़ेगा। नहीं, गलत किया ना उसने, नहीं करना चाहिए था, वो सेल भी नहीं बनती टेक्निकली और उसका इनपुट भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वो गलत है ना, हम तो सच्चा बन के लॉ पढ़ें, अगर यूं पढ़ेंगे फिर तो समझ ही कुछ नहीं आएगा। सच्चा बन के लॉ पढ़ें, सच्चे पे तू बड़ा असर है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।